नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करने का सिलसिला हमारा शुरू है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। अब तक हमने समकालीन विश्व राजनीति में पहला चैप्टर देखा है जो शीत युद्ध के दौर से संबंधित था, और उसमें हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार विश्व के दो पावर ब्लॉक्स सैन्य गठबंधन आपस में टकराते हैं, जिसको हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि इस दो ध्रुवीयता को गुट निरपेक्षता द्वारा किस प्रकार से एक चुनौती दी गई। आज हम पिछले दो वीडियो हमने पहले चैप्टर के देखे थे, आज हम दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर शुरू कर तीसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत या कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी, या दो बाइपोलर जो सिस्टम था वो किस प्रकार से कोलैप्स करता है, किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन होता है, इसमें हम ये देखेंगे। पिछले में हमने देखा था कि किस प्रकार दोनों शक्ति गुट आपस में अप्रत्यक्ष रूप से लड़े, और इसमें हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत सिस्टम क्या था। तो जैसा कि हमको पता है कि जो दो पावर ब्लॉक्स थे वो दो विचारधाराओं के रूप में भी थे। एक विचारधारा थी समाजवादी, जो उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर सरकार का स्वामित्व यानी सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते थे, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था थी जो उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर निजी स्वामित्व की बात करती है। तो ये जो सोवियत प्रणाली थी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जहां पर कुछ ऐसे फीचर थे इसके जो कि पूर्ण सत्तावाद की तरफ सोवियत संघ को ले गए। इस सोवियत प्रणाली में एक दल था, उसका नाम था साम्यवादी दल। साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी इसको कहते हैं। इस कम्युनिस्ट पार्टी ने 1917 में लेनिन की क्रांति के बाद सोवियत संघ में अपना वर्चस्व स्थापित किया। यानी 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, तो रूस की क्रांति के बाद लेनिन सत्ता में आए, व्लादिमीर लेनिन सत्ता में आए, और लेनिन ने इस साम्यवादी दल के शासन के रूप में सोवियत संघ में शासन शुरू किया, और धीरे धीरे इस रूस के साथ कुछ 12-15 देश और जुड़ गए, जिनको सोवियत संघ के रूप में हम जानते हैं। 1922 के बाद ये सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप से अस्तित्व में आई, और इस साम्यवादी दल ने एक दल के शासन का स्वरूप शुरू किया। एक दल का शासन, दूसरे दलों के लिए यहां मान्यता नहीं थी, और एक ही दल यहां सत्ता में था जो साम्यवादी दल के रूप में था। धीरे धीरे इस साम्यवादी दल में एक इस प्रकार की भावना आई कि धीरे धीरे ये दल के सर्वोच्च बन गए, और इन्होंने जो प्रत्येक सरकार का एक मूल कर्तव्य होता है, स्वतंत्रता और समानता में जो संबंध, स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों में प्रत्येक सरकार एक उचित पुल बनाने का काम करती है, ताकि व्यक्ति को स्वतंत्रता भी मिल जाए और समानता भी स्थापित हो जाए समाज में। लेकिन इस साम्यवादी दल ने समानता के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया, और जो स्वतंत्रता और समानता के बीच पुल का कार्य था वो धीरे धीरे समाप्त होता गया, ढहता गया। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्यवादी दल के शासन में सोवियत संघ में
धीरे धीरे जनता के अधिकारों को दबाया गया और धीरे धीरे जनता की स्वतंत्रता समाप्त होती गई। इस स्वतंत्रता के समाप्त होने के साथ साथ इन्होंने और क्या किया, इस दल में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया। ये सोवियत प्रणाली थी जिसके माध्यम से सोवियत संघ में धीरे धीरे एक सरकार की कमजोरी आती गई। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1917 में लेनिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन लंबे समय तक लेनिन नहीं चल पाए और 1924 में आते आते उनकी मृत्यु हो गई। 1924 से 1924 से और 1953 तक एक ऐसे शासक वहां पर रहे जो अर्थव्यवस्था को पूर्ण केंद्रीकृत करते हुए, विकेंद्रित नहीं, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सोवियत संघ को आगे ले गए। और वो थे जोसेफ स्टालिन ने सोवियत अर्थव्यवस्था को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया। स्टालिन के बाद 1953 से 1964 तक ख्रुश्चेव वहां के राष्ट्रपति रहे। निकिता ख्रुश्चेव, जिनके समय हमने क्यूबा मिसाइल संकट देखा था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस देखा था। ख्रुश्चेव के बाद 1964 में और 1982 तक 1982 तक वहां पर ब्रेजनेव राष्ट्रपति रहे। ब्रेजनेव और ब्रेजनेव के टाइम पर ही सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच रिश्तों में, तनाव में थोड़ा कम आया, शिथिलता आई, जिसको हम देतांत के नाम से भी जानते हैं, देतांत के नाम से। उसके बाद 1985 में 1985 में वहां के राष्ट्रपति बने और 1991 तक ये रहे गोरबाचेव। और गोरबाचेव के रूप में ही हम सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति को देखते हैं और इनकी नीतियों के कारण ही तत्कालीन जो अंतिम फैसला इनकी नीतियों पर हुआ, जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो ये प्रमुख रूप से हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति को देख सकते हैं, कौन कौन वहां के राष्ट्रपति रहे। हम यहाँ आते हैं सोवियत प्रणाली पर। सोवियत प्रणाली में समाजवादी दल के भ्रष्टाचार के कारण धीरे धीरे सोवियत संघ पिछड़ता गया। अमेरिका से धीरे धीरे सोवियत संघ पिछड़ता गया और पिछड़ता गया 1979 में अफगानिस्तान में जो इंटरवेंशन सोवियत संघ द्वारा किया गया, अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप सोवियत संघ द्वारा किया गया, यहां तक आते आते सोवियत संघ की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई और सोवियत संघ सूचना और प्रौद्योगिकी में लगातार पिछड़ता गया और अब स्थिति 1980 आते आते ये हो गई कि अब सोवियत संघ केवल अपने आप को बचाने की कसरत करने लग गया। अभी हम आगे देखते हैं। एक जो प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी विचार था या जो प्रत्यक्ष दिख रहा था दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव के रूप में, वो था बर्लिन की दीवार। काफी महत्वपूर्ण है बर्लिन की दीवार। ये कई बार पूछा गया है, कब गिराई गई, कब बनाई गई, क्या थी ये बर्लिन की दीवार। देखिए, बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पोट्सडाम सम्मेलन के माध्यम से सभी महाशक्तियों ने, तत्कालीन जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी को दो भागों में बांट दिया। एक पश्चिमी जर्मनी जिस पर पश्चिमी देशों का अधिकार था, एक पूर्वी जर्मनी जिस पर सोवियत संघ यानी समाजवादी देशों का अधिकार था। दो जर्मनी को दो देश बनाए गए, लेकिन ये बर्लिन जो राजधानी थी ये पूर्वी जर्मनी में पड़ती थी। बर्लिन राजधानी पूर्वी जर्मनी में पड़ती थी और इस बर्लिन शहर के भी दो विभागों में बर्लिन शहर को भी विभाजित कर दिया गया। एक सोवियत संघ के नियंत्रण में गया और एक यूएसए के नियंत्रण में गया। सोवियत संघ ने क्या किया कि बर्लिन को चारों तरफ से, क्योंकि वो पूर्वी जर्मनी में था,
इसलिए बर्लिन को चारों तरफ से घेर दिया। 1947-48 में इस बर्लिन की घेराबंदी को बर्लिन ब्लॉक्स भी कहा जाता है। बर्लिन ब्लॉक्स काफी मुश्किल संकट था, लेकिन उसके बाद 1961 में क्या किया गया, इस बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया सोवियत संघ द्वारा। बर्लिन की दीवार को बना दिया गया ताकि पश्चिमी देश अलग रहे और पूर्वी देश अलग रहे। और स्थिति यहां तक थी कि बर्लिन के अंदर ही दो प्रकार की मुद्राएं चलती थी, एक सोवियत संघ की और एक अमेरिका की। ये बर्लिन की दीवार दोनों देशों के विभाजन का एक प्रत्यक्ष प्रतीक था। युद्ध तो अप्रत्यक्ष था, लेकिन ये प्रत्यक्ष था। स्थिति ये थी कि 1961 में इस बर्लिन की दीवार को बना दिया गया ताकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का विभाजन स्पष्ट देखा जाए। इस बर्लिन की दीवार को जब बनाया गया तो इसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल एक चर्चित उदाहरण से इसको कहते हैं, और इस बर्लिन की दीवार को कहते हैं आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन से इसको संबोधित करते हैं बर्लिन की दीवार को। हम बात कर रहे थे 1980 तक आते आते सोवियत संघ की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। सोवियत संघ की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और सोवियत संघ ने 1980 आते आते इस बर्लिन की दीवार में भी कुछ स्थिति ये आई कि 1989 में इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। तब तक ये बताया जाता था कि सोवियत संघ में बहुत ज्यादा विकास होता है, सोवियत संघ पश्चिमी देशों से बहुत आगे विकसित हो गया है। लेकिन 1989 में जब सोवियत संघ की स्थिति कमजोर होती गई, इस बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया और 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। जर्मनी का एकीकरण किया गया, यानी दोनों जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो दो देश थे उन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। और जर्मनी के एकीकरण के साथ ये बर्लिन की दीवार भी 1989 में ढहा दी गई। तो ये बर्लिन की दीवार एक प्रमुख था जो दोनों देशों के तनाव को दर्शाता था, दोनों देशों के अप्रत्यक्ष लड़ाई को दर्शाता था। 1961 में बनी, 1990 में गिरा दी गई, 1989 में गिरा दी गई और 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। अब हम देखते हैं कि कौन से वो कारण थे जिनके माध्यम से सोवियत संघ अमेरिका से लगातार पिछड़ता गया। वो कौन से कारण थे कि जिनके कारण अंत में सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। आगे हम देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन, और उसका हेडिंग हम देखते हैं गोरबाचेव और सोवियत विघटन। गोरबाचेव वहां के राष्ट्रपति थे। गोरबाचेव और सोवियत विघटन। गोरबाचेव और सोवियत विघटन, मैंने आपको पहले बताया सोवियत संघ सोवियत प्रणाली पर थी, जहां पर समाजवादी देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम पर साम्यवादी दल ने व्यापक भ्रष्टाचार और लूटपाट को अंजाम दिया। साम्यवादी दल ने लगातार सोवियत की अर्थव्यवस्था को पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण काम किया। यानी इस सोवियत विघटन का पहला कारण तो साम्यवादी दल ही था या कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। साम्यवादी दल की नीतियां, साम्यवादी दल की नीतियों के कारण लगातार, कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के कारण लगातार सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता जा रहा था। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण यूएसए की यानी अमेरिका की मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने इतना विकास कर दिया था कि धीरे धीरे अमेरिका ने इतना विकास कर दिया था
कि धीरे धीरे सोवियत संघ अमेरिका की स्थिति में पिछड़ता गया। और अमेरिका की स्थिति में पिछड़ने का प्रमुख कारण था ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसी स्थिति थी कि जिसके कारण ये अमेरिका से लगातार पिछड़ता जा रहा था। तीसरा और जो तत्कालीन प्रमुख कारण रहा वो रहा गोर्बाचेव की नीतियां। ये गोर्बाचेव की क्या नीतियां थी? 1985 में, मैंने पहले बताया आपको 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव गए कहा? सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद पर। और मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि अमेरिका से हमको लगातार वो करने के लिए, अमेरिका से हमको लगातार अगर उनका मुकाबला करना है तो कहीं न कहीं हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। और नीतियों में बदलाव के लिए गोर्बाचेव ने 2 नीतियां अपनाई। कौन कौन सी नीतियां थी? पहली नीति हम देखते हैं ग्लासनोस्त। ये रशियन शब्द है ग्लासनोस्त। और इसका मतलब है, ग्लासनोस्त का मतलब है कि राजनीतिक स्वतंत्रता। ये ग्लासनोस्त की नीति क्या थी? सोवियत संघ के जितने भी साथी देश थे, जितने भी सोवियत संघ से जुड़े हुए देश थे, वो क्या कर रहे थे? वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमको भी अन्य देशों की तरह एक स्वतंत्रता दी जाए। हमको भी अन्य देशों जैसे विश्व के और देश हैं उनको स्वतंत्रता मिल रही है, हमको भी स्वतंत्रता दी जाए। तो इस ग्लासनोस्त के कारण राजनीतिक रूप से उनको स्वतंत्र कर दिया गया। राजनीतिक रूप से उनको स्वतंत्रता दी गई। किसको? जो सोवियत संघ से जुड़े हुए देश थे, यानी 15 देश जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता दी गई इस नीति के तहत। दूसरी नीति क्या अपनाई गई? उसका नाम है प्रेस्टाइका। ये आर्थिक रूप से अपनाई गई और इसका अर्थ है आर्थिक पुनर्संरचना। इस नीति के तहत जो एक केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था सोवियत संघ ने अपना रखी थी, तो सोवियत संघ ने भी अमेरिका की तरह ही एक निजी आर्थिक व्यवस्था को शुरू करने, विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था को शुरू करने का प्रयास किया। और इन्हीं दो नीतियों के कारण अब सोवियत संघ की नीतियों का विरोध होने लग गया। सोवियत संघ में ही इन नीतियों का विरोध होने लगा। इन सोवियत संघ के देशों को एक आजादी सी मिली, एक स्वतंत्रता सी मिली। आर्थिक रूप से भी स्वतंत्रता मिली और राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्रता मिली। और इन देशों ने अब सोवियत संघ का खुला विरोध करना शुरू किया। स्थिति यहां तक आ गई कि सोवियत राष्ट्रपति का तख्ता पलट यानी कू होने की संभावना बढ़ गई। और स्थिति यहां तक आई। उसी बीच 1989 में बर्लिन की दीवार को भी गिरा दिया गया। और 1989 में ही लिथुआनिया वो पहला देश बना। ये एक बाल्टिक देश है, अभी बाल्टिक की बात करते हैं। 1989 में लिथुआनिया वो पहला देश बना जिसने सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम आज के बाद सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे। स्थिति यहां आई कि तख्ता पलट होने के लिए एक जनता में एक विरोध सा होने लग गया, जनता का हुजूम उमड़ने लगा। और इस हुजूम में नेतृत्व प्रदान किया, इस हुजूम में विरोध का नेतृत्व प्रदान किया बोरिस येल्त्सिन ने। बोरिस येल्त्सिन ये रूस के एक नए नायक के रूप में आगे आए। और बोरिस येल्त्सिन इस तख्ता पलट के विरोध में एक जनता के सामने एक नायक बनकर उभरे। लिथुआनिया ने पहले ही घोषणा कर दी। लिथुआनिया के बाद
जो 3 बाल्टिक देश थे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि 2 बाल्टिक देशों के नाम बताओ। बाल्टिक देश कौन है? देखिए, बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर के आसपास है, बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर के आसपास जो घिरे हुए देश हैं वो है लिथुआनिया, एक तो यही है लिथुआनिया, दूसरा एस्टोनिया, और तीसरा लातविया। ये 3 प्रमुख बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। पहला देश लिथुआनिया था जिसने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, और तख्तापलट की स्थिति आते आते 1990 आते आते और देश भी ये घोषणा करने लग गए कि अब हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे, और जब सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे तो उनको अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेना था। 1991 में अंत में 3 बड़े देश बचे हुए थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। रूस, बेलारूस और यूक्रेन। अंत में 1991 में ये तीनों देश भी सोवियत संघ से अलग हो गए, और इस प्रकार 1991 में 2 ध्रुवीयता का विधिवत अंत हो गया। समस्या तब थी कि सोवियत संघ एक परमाणु शक्ति संपन्न देश था। सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य था। इस सोवियत विघटन के बाद 15 नए स्वतंत्र देश बन गए। 15 नए स्वतंत्र देश तो बन गए कि सोवियत संघ में अब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन बनेगा, परमाणु शक्ति संपन्न कौन बनेगा। कहीं ऐसा न हो कि 15 के 15 देश परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो सबसे बड़ा देश था रूस, इसको सुरक्षा परिषद का यानी सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर बनाया गया, अस्थायी सदस्य बनाया गया। और इसी रूस के पास परमाणु क्षमता भी आई, परमाणु क्षमता यानी परमाणु शक्ति संपन्न भी यही रूस बना। और अंत में 1991 में इन देशों का क्या हो गया, विधिवत विघटन हो गया। विधिवत 15 देश अलग नए स्वतंत्र रूप में आए, नए सॉवरेन कंट्री के रूप में अस्तित्व में आए। और इन देशों ने नए अस्तित्व में आने के साथ ही एक संगठन बनाया, उसका नाम है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। इन नए स्वतंत्र देशों ने क्या संगठन बनाया है? स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, या इसको कहते हैं CIS। ठीक है, इन नए देशों ने क्या बनाया? स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, जो सोवियत से विघटित हुई। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा अब तक कि 2 ध्रुवीयता का अंत यानी सोवियत प्रणाली किस प्रकार विघटित हुई। अगले इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो देश अलग हुए क्या वो तेजी के साथ विकास किए, या कहीं ऐसा हो गया कि उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब गई। और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आगे, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए एक नई विशेष प्रणाली अपनाई गई, एक नई विशेष योजना अपनाई गई, जिसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगले वीडियो में हम उसको देखते हैं। हमारा प्रयास लगातार कक्षा 12 राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी की बुक का अध्यायवार विधिवत अध्ययन करना है। हमारा प्रयास रहेगा हम संपूर्ण बुक को अध्ययनवार प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रोत्साहन के रूप में हमारे सब्सक्राइबर आप बने,
आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें और लगातार अपने इनबॉक्स में जो बॉक्स है हमारा, उस बॉक्स में आप अपने कमेंट हमको दें, आप अपनी क्वेरी हम तक शेयर करें। इससे हमको नए वीडियो बनाने में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।